नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज हम आपके सामने तीसरा वीडियो चुनाव और प्रतिनिधित्व का लेकर आए हैं। और इससे पहले के वीडियोस में हमने चुनाव और लोकतंत्र के बारे में चर्चा की विद्यार्थियों। इसमें हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा करी और राज्यसभा में किस प्रकार से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से चुनाव कराए जाते हैं, इसका भी हमने सूत्र के आधार पर, फॉर्मूले के आधार पर इसको समझने का प्रयास किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग कि स्वतंत्र निर्वाचन आयोग क्या होता है और वह किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाता है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करते हुए इसी को कंटिन्यू करते हैं। जिस प्रकार से इसमें बताया गया है कि भारत में चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रयास किया जाता है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के द्वारा। एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो चुनावों के संचालन और देखरेख के लिए बनाया जाता है। क्या आप जानते हैं बच्चों कि अनेक देशों में चुनाव कराने के लिए किसी स्वतंत्र मशीनरी का अभाव होता है। अनुच्छेद 324(1) कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(1) इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होता है जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा जाता है। तो निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 324(1) में की गई है। तो प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के लिए संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 324(1) में की गई है। संविधान के ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निर्वाचन आयोग को चुनावों से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय करने की भूमिका सौंपते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान की इस व्याख्या से सहमति व्यक्त की है। भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है और निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। जैसा कि हम स्थानीय सरकारों वाले अध्याय में आगे हम पढ़ेंगे कि इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो निर्वाचन आयोगों से अलग कार्य करते हैं और इनमें से प्रत्येक का कार्य करने का अपना अलग अलग दायरा, अलग अलग सीमा होती है। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वह निर्वाचन आयोग उस निर्वाचन आयोग की सहायतार्थ राज्य सरकारों में मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी होता है वह पूरी सहयोगात्मक दृष्टि से कार्य करता है। लेकिन स्थानीय सरकारों के लिए अलग से राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो इस कार्य को संपन्न कराते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्य भी हो सकता है उसमें और बहुसदस्य भी हो सकते हैं। 1989 की हम बात करें तो निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग था और 1989 के आम चुनावों के ठीक पहले 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया और इसे बहुसदस्यीय बनाया गया। चुनावों के बाद उसे फिर एक सदस्यीय बना दिया गया। 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया। तब से यह बहुसदस्यीय बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यह निर्वाचन आयोग एक सदस्य भी हो सकता है और बहुसदस्य भी
हो सकता है। शुरू में यानी प्रारंभ में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग को लेकर तरह तरह की शंकाएं आशंकाएं विद्यमान थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच इस बात पर घोर मतभेद था कि किसको कितनी शक्ति प्राप्त होती है। इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा। अब इस बात पर सामान्य सहमति है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इससे आयोग की शक्तियों में साझेदारी होती है और आयोग पहले से कहीं ज्यादा जवाबदेह बन जाता है और ज्यादा अच्छे प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को, अपने कार्यों को का निर्वाह करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है, लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी सभी निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियों के समान ही होते हैं, अर्थात तीनों ही निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां बराबर ही होती हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती है। तो बच्चों, आपसे यदि पूछा जाए कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयुक्त को कब अस्तित्व में लेकर आए थे, तो आप इसमें 1989 का समय आप बता सकते हैं, साल उसमें आप बता सकते हैं कि चुनावों के ठीक पहले 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करके इसे बहुसदस्यीय निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि उनकी नियुक्ति के बारे में हमने बात करी और राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही की जाती है इनकी नियुक्ति, और ऐसे में संभव है कि सरकार के द्वारा किसी ऐसे हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग में कर दी जाए जो चुनावों में सरकार का समर्थन करे। इस शंका के चलते अनेक लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने का सुझाव भी दिया और उनका सुझाव इस प्रकार का था कि इसके लिए एक भिन्न प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना जरूरी होना चाहिए। संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है। उन्हें 6 वर्षों के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो पहले खत्म होगा, जो पहले समाप्त होगा, के लिए नियुक्त किया जाएगा। अर्थात यदि 6 वर्ष पूरे हो गए हैं तो समाप्त हो जाएगा कार्यकाल। अगर 6 वर्ष से पहले अगर 65 वर्ष का वह व्यक्ति हो चुका है, निर्वाचन आयुक्त हो चुका है, तो उसका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा, भले ही वह 4 साल या 5 साल या 3 साल के लिए ही निर्वाचन आयुक्त रहा हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है, पर इसके लिए संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत पारित कर इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होता है और ऐसा ये सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी सरकार उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को न हटा सके जो चुनावों में उसकी तरफदारी करने से मना करे। निर्वाचन आयुक्तों को भारत का राष्ट्रपति ही हटा सकता है। भारत के निर्वाचन आयोग के पास काफी सारे कार्य होते हैं, इन कार्यों को अभी हम देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं विशेष बहुमत क्या होता है। प्रिय बच्चों, विशेष बहुमत का क्या अर्थ होता है? इसके अंतर्गत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, मतलब संसद में उपस्थित सदस्य और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होता है और सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत, दोनों के आधार पर ही विशेष बहुमत निर्धारित होता है। मान लीजिए, इसमें उदाहरण दिया गया है, मान लीजिए आपको अपनी कक्षा में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पास करना है, तो कल्पना करें कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 75 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मतदान के दिन केवल 51 विद्यार्थी ही उपस्थित हुए हैं और उनमें केवल 50 ने ही मतदान किया है, मतदान में भाग लिया है। इस परिस्थिति में आप कब कह सकेंगे कि प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास हो गया? इस पुस्तक के कम से कम 3 अध्यायों में आपको विशेष बहुमत का उल्लेख मिलेगा। एक तो कार्यपालिका से संबंधित अगले ही अध्याय में आपको जानने को मिलेगा जहां राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया गया है, और अन्य 2 स्थानों को ढूंढे जहां पर विशेष बहुमत की चर्चा की गई है। तो आप देखें, विशेष बहुमत किसको बताया गया? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो उपस्थित हैं उस समय और जो मतदान कर रहे हैं उसका 2/3 बहुमत,
और दूसरा आता है सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत। दोनों का होना आवश्यक है, तभी उसे विशेष बहुमत कहा जाएगा और उसी के आधार पर ही, विशेष बहुमत के आधार पर ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो अब प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग में या भारत के निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं। पहला कार्य जैसा कि हम देखते हैं कि वह मतदाता सूचियों को नया करने के काम की देखरेख करता है और पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों में गलतियां न हो और पंजीकृत मतदाताओं के नाम न छूटे जाएं और न ही उसमें ऐसे लोगों के नाम आए जो मतदान के अयोग्य हों और या जीवित ही न हो, मतलब जिनकी मृत्यु हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके नाम भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार की जांच करना, इस प्रकार की देखरेख करना भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। वह चुनाव का समय और चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करता है। कौन? भारत का निर्वाचन आयोग। इस कार्यक्रम में निम्न बातों का उल्लेख किया जाता है: चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणामों की घोषणा। इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार होता है। वह पूरे देश, किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि वहां माकूल माहौल नहीं है, मतलब वहां पे माहौल जो है वो सही नहीं है, इसलिए वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं हो सकता, इसलिए उसे स्थगित भी कर सकता है, रद्द भी कर सकता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता भी लागू करता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा भी दे सकता है। यदि उसे लगता है कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से उचित और अन्यायपूर्ण नहीं हुई है तो वह उसमें दोबारा मतगणना भी कराने की आज्ञा दे सकता है। ये सब निर्वाचन आयोग पर निर्भर करता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता भी देता है, उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। निर्वाचन आयोग के पास बहुत सी सीमित कर्मचारी होते हैं। वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव कराता है, लेकिन एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने पर चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग का पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है। मतलब निर्वाचन आयोग की सदस्य संख्या सीमित है, उसमें जो कार्य करने वाले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सीमित मात्रा में है, इसलिए प्रशासनिक मशीनरी का वह पूरा प्रयोग करता है जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है। और चुनाव प्रक्रिया जब शुरू होती है तो प्रशासनिक मशीनरी पर सीधा नियंत्रण निर्वाचन आयोग का हो जाता है। निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार, दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक मशीनरी कार्य करती है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य दिए जाते हैं। इस संबंध में निर्वाचन आयोग का उन पर पूरा नियंत्रण होता है। निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का तबादला कर सकता है या उनके तबादले को रोक भी सकता है। अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में विफल रहे तो आयोग उसके विरुद्ध कार्यवाही भी कर सकता है। पिछले वर्षों में यदि हम देखें तो निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा है, जिसने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है और उसने चुनाव प्रक्रिया की गरिमा को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से कार्य भी किया है। निर्वाचन आयोग का इतिहास इस बात का गवाह है कि संस्थाओं की जो कार्यप्रणाली है उसके प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी और संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक नहीं है। ये सामान्य धारणा है कि 25 वर्ष पहले के मुकाबले आज निर्वाचन आयोग ज्यादा स्वतंत्र और प्रभावी है, और ऐसा इसलिए हुआ है बच्चों कि निर्वाचन आयोग की शक्तियां या उसकी संवैधानिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मतलब उसकी शक्तियों में, उसकी संवैधानिक सुरक्षा में वृद्धि कर दी गई है। दरअसल देखें तो हम निर्वाचन आयोग ने केवल उन शक्तियों को और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया है जो उसे संविधान से पहले से ही प्राप्त थी। मतलब उन्होंने उस संविधान से जो प्राप्त शक्तियां थी उनको सजग रूप से उन्हें प्रयोग में लाना शुरू कर दिया है। 1951 और 52 की बात करें लोकसभा के चुनावों की, तो 16 लोकसभा चुनाव
हो चुके हैं और निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभाओं के अनेक चुनावों और उपचुनाव कराए जा चुके हैं। अब वर्तमान में 17 आम चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव 17 हो चुके हैं और निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे हिंसक क्षेत्रों में चुनाव कराने के में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा है। 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और निर्वाचन आयोग को 2002 में एक अन्य गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा, जब गुजरात विधानसभा को भंग कर दिया गया था और चुनाव कराना पड़ा था। लेकिन निर्वाचन आयोग ने पाया कि राज्य में अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना तुरंत संभव न था। तो निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनावों को कुछ महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को वैध ठहराया। आप इस चित्र में आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक कार्टून बताया गया है, व्यंग्यात्मक कार्टून। सावधान, चुनाव जीतना अब मुश्किल काम होने वाला है। अब नई आचार संहिता, सही और स्वच्छ मतदान, कड़े अनुशासन जैसे नई मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि अब जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो चुनाव प्रक्रिया करवाई जाती है, वो अपने इन अधिकारों, अपने इस संविधान के द्वारा जो उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके प्रति सजग होकर के वह बहुत ही एक स्वच्छ और एक ही स्वस्थ मतदान प्रक्रिया में और एक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में अपनी भूमिका अदा करता है। इसके बाद हम देखें कि कहां पहुंचे, क्या समझे। निर्वाचन आयोग को इन शक्तियों और विशेषाधिकारों को देने के बारे में आप क्या सोचते हैं? यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो क्या होता है? ये एक्टिविटी है बच्चों, आप कर सकते हैं अपनी कॉपी में। निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी कार्यों में लगाए गए सरकारी कर्मचारियों को आदेश दे सकता है। तो किस प्रकार से दे सकता है? सरकार का मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकती है। सरकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकती है, तो क्यों नहीं हटा सकती है आप बताएं। आयोग उस चुनाव को रद्द कर सकता है जो उसे निष्पक्ष न लगे। जो चुनाव जिस क्षेत्र में, जिस निर्वाचन क्षेत्र में किया जा रहा है, अगर आयोग को सही लगता नहीं है कि वह निष्पक्ष रूप से नहीं किया गया है, किसी प्रकार की धांधलेबाजी उसमें हुई है, तो किस प्रकार से उसे रद्द कर सकता है। अब बात आती है प्यारे बच्चों चुनाव सुधार की। आप एक कार्टून देखिए, क्या कानून में परिवर्तन करके चुनावों में धन और बल के प्रयोग को रोका जा सकता है? क्या केवल कानून बदलने से कोई चीज वास्तव में बदल जाती है? तो ये एक व्यंग्यात्मक चित्र है जो हमें यह जानना होगा कि वास्तव में ऐसा होता है कि कानून के माध्यम से इन सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगाई जा सकती है। जो धन और बल का जो प्रयोग करते हैं, उन पर क्या नियंत्रण लगाया जा सकता है? तो इसमें हम देखें प्यारे बच्चों कि चुनाव सुधार के अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई हैं। चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है। वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश हर संभव की गई है। लेकिन पिछले 66 वर्षों के अनुभवों के बाद हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए। चुनाव सुधारों के सुझाव निर्वाचन आयोग, विभिन्न राजनीतिक दलों, स्वतंत्र समूहों, अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। इनमें से कुछ सुझाव इस प्रकार से हैं। हमारे चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को लागू करना चाहिए। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगे। लेकिन बच्चों ये सुधार जो बताया गया है, ये जो संशोधन बताया गया है, यह इसको अप्लाई कर पाना व्यवहारिक धरातल पर बहुत ही कठिन हो सकता है। संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाने चाहिए।
नेक्स्ट, चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए कि धन पर कठोरता से नियंत्रण लगाया जाए। सरकार को एक विशेष निधि से चुनाव खर्चों का भुगतान करना चाहिए। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, भले ही उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। चुनाव प्रचार में जाति धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए और राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उसकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए कानून बनाने चाहिए। ये कुछ ऐसे सीमित सुझाव हैं और इसके अलावा और भी सुझाव आप अपने अनुभव के आधार पर या जिस प्रकार से आप आसपास के वातावरण में समाज में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम चुनावों में सुधार कर सकते हैं, उसमें भी आप कुछ सुझाव आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। इन सुझावों पर कोई आम राय नहीं है, सबके अपने अपने सुझाव है, लेकिन यदि उन पर आम राय बन भी जाए तो भी कानून और औपचारिक प्रावधान एक सीमा तक ही कारगर हो सकते हैं। वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल और वे सभी लोग जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना का सम्मान करें। तो आप ये देख सकते हैं बच्चों कि ये कार्टून फिर बताया गया है, एक व्यंग्यात्मक कार्टून है। पुरानी आदत छोड़ो और कैमरे के सामने आओ, अब तो तुम्हें टिकट मिल गया है, अब चुनाव क्या करना है, लड़ना है। मतलब जिस प्रकार से आप देख सकते हैं मीडिया के सामने जिस प्रकार से नेता सामने आते हैं और जिस प्रकार से बहसबाजी होती है, किसी भी प्रकार से उन्हें हर दाव पेच लगा करके कैसे भी करके मीडिया के सामने आना है, कैमरे के सामने आना है और अपने आप की लोकप्रियता को हासिल करना है। क्या गंभीर अपराध में सम्मिलित अपराधी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए? आप इस पे उत्तर दीजिए। आप इस पे अपनी एक्टिविटी आप इसमें कर सकते हैं। इस पे एक प्रश्न का इसका आप उत्तर लिख सकते हैं कि क्या ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए। आगे हम देखें बच्चों कि कानूनी सुधारों के अतिरिक्त दो और तरीके भी हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव जनता की अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसे सुधार कौन से हैं? पहला है यह कि जनता को स्वयं ही और अधिक सतर्क होना चाहिए कि राजनीतिक कार्यों में और सक्रियता से भाग लेना चाहिए। लेकिन आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेने की अपनी सीमाएं होती हैं, इसलिए यह जरूरी है कि अनेक राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक संगठनों का विकास किया जाए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए पहरेदारी या चौकीदारी कर सके। तो इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों? इसका मतलब यह हुआ कि हम आम जनता को भी एक जागरूक मतदाता के रूप में कार्य करना होगा। किस पार्टी के उम्मीदवार को या किस पार्टी के उम्मीदवार को या किस दल को हमें वोट देना है, ये हमारे जागरूकता पर, हमारी राजनीति के प्रति जागरूकता पर निर्भर करेगा। अब बच्चों हम आते हैं चुनाव और प्रतिनिधित्व का जो हम ये अध्याय पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं इसके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त विवरण पढ़ लेते हैं। जिन देशों में प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है वहाँ चुनाव और चुनाव का प्रतिनिधित्व वाला स्वरूप लोकतंत्र को प्रभावी और विश्वसनीय बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। भारत में चुनाव व्यवस्था की सफलता अनेक आधारों पर मापी जा सकती है। कैसे? पहला देखो, हमारी चुनाव व्यवस्था में मतदाताओं को न केवल अपने प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता दी गई है, बल्कि उन्हें केंद्र और राज्यों में शांतिपूर्ण ढंग से सरकारों को बदलने का अवसर भी दिया गया है। दूसरा, मतदाताओं ने चुनाव प्रक्रिया में लगातार रुचि ली है और उसमें भाग लिया है। चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों और दलों की संख्या लगातार बढ़ी है। तीसरा, चुनाव व्यवस्था में सभी को स्थान मिला है और यह सभी को साथ लेकर चल रही है और हमारे प्रतिनिधियों की सामाजिक पृष्ठभूमि भी धीरे धीरे बदल रही है। अब हमारे प्रतिनिधि विभिन्न सामाजिक वर्गों से आते हैं और यद्यपि इनमें अभी महिलाओं की संख्या में संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है। चौथा आता है, देश के अधिकतर भागों में चुनाव परिणाम चुनावी अनियमितताएं, धांधली जैसे प्रभावित नहीं होते। यद्यपि चुनाव में धांधली करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। आपने चुनावों में हिंसा, मतदाता सूचियों में वोटरों के नाम
गायब हो जाने की शिकायतें, डराना, धमकाना, ऐसी बहुत सी शिकायतों को अक्सर सुना ही होगा। फिर भी ऐसी घटनाओं से शायद ही कोई चुनाव परिणाम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता हो। अंत में अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि चुनाव हमारे लोकतांत्रिक जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं और कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि कभी कोई सरकार चुनाव में जनादेश का उल्लंघन भी करेगी। इसी तरह कोई यह भी कल्पना नहीं कर सकता कि बिना चुनावों के कोई सरकार बन सकती है। वास्तव में भारत में निश्चित अंतराल पर होने वाले नियमित चुनावों को एक महान लोकतांत्रिक प्रयोग के रूप में ख्याति मिल चुकी है। इन सभी बातों से हमारी चुनाव व्यवस्था को देश विदेश में आदर से देखा जाता है और भारत में मतदाता के अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मतदाताओं की निगाह में निर्वाचन आयोग का कद बढ़ा है, मतलब उसकी प्रति उम्मीदें बढ़ी हैं। यह हमारे संविधान निर्माताओं के मूल निर्णयों को उचित ठहराता है। यदि चुनाव प्रक्रिया को कुछ और दोष रहित बनाया जा सके तो हम मतदाता और नागरिकों के रूप में लोकतंत्र के इस महोत्सव का और अच्छी तरह से आनंद उठा सकते हैं और इसे और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों, चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में हमने ये चर्चा की और आपको जानकारी उपलब्ध कराई और मैं आशा करती हूँ कि यह अध्याय आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा और जहां भी आपको कहीं डाउट होता है तो आप उस डाउट को मुझसे क्लियर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्नावली पर ध्यान दें। तो इस प्रश्नावली को भी आप एक रिवीजन के आधार पर आप कर सकते हैं। अपनी नोटबुक में आप इसको लिख सकते हैं और इनके प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। और किसी प्रश्न के उत्तर को देने में आप असमर्थ हैं, नहीं दे पा रहे हैं, किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है? परिवार की बैठक, कक्षा संचालक, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन, मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह। इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता? मतदाता सूची तैयार करना, उम्मीदवारों का नामांकन, मतदान केंद्रों की स्थापना, आचार संहिता, पंचायतों के चुनावों का पर्यवेक्षण। तो आप इसमें टिक लगाना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है? 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र का हर नागरिक मतदान करने के योग्य है। विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में मतदाता अपनी पसंद की वरीयता क्रम में रख सकता है। प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। विजयी उम्मीदवार को आधे से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए। तो आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है। ऐसे ही चौथा आता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो आप देख सकते हैं इसमें सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करना, देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला दल का सदस्य चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करना या 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान प्राप्त करना। अब आता है 5वां प्रश्न, पृथक निर्वाचक मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच में क्या अंतर है? संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचक मंडल को क्यों स्वीकार नहीं किया? तो आप इसमें बताएं कि पृथक निर्वाचक मंडल क्या है, मैंने क्या समझाया था आपको, और आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। फिर छठा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसकी पहचान आपको करनी है और किसी एक शब्द अथवा पद को बदलकर जोड़कर नए क्रम में इसको सजाकर इसको सही करना है। जैसे पहला आता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली का पालन भारत में हर चुनाव में होता है। चुनाव आयोग पंचायत और नगर पालिका के चुनावों का पर्यवेक्षण नहीं करता। भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता। चुनाव आयोग में एक से ज्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है। तो आप इसको सही क्रम में जोड़ करके इसको क्रम को अच्छे से सजा करके आप बता सकते हैं कि क्या सही है, कैसे इसको हम सही कर सकते हैं। 7वां प्रश्न आता है, भारत की चुनाव प्रणाली का लक्ष्य समाज के कमजोर तबके की नुमाइंदगी को सुनिश्चित करता है, लेकिन हमारी विधायिका में महिला सदस्यों की संख्या केवल 12% तक पहुंची है। इस स्थिति में सुधार के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं? 8वां प्रश्न आता है, एक नए देश के संविधान के बारे में आयोजित किसी संगोष्ठी में वक्ताओं ने निम्नलिखित आशाएं जताई हैं। प्रत्येक कथन के बारे में बताएं आप, और उनके लिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली उचित होगी या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो आप इसका उत्तर देंगे आप। इसके बाद बच्चों
नवा प्रश्न आता है, इसमें आपको एक भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक राजनीतिक दल का सदस्य बनकर चुनाव लड़ा और इस मसले पर कई विचार सामने आए और एक विचार यह भी था कि भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र नागरिक है और उसे किसी राजनीतिक दल में होने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। दूसरे विचार के अनुसार ऐसे विकल्प की संभावना कायम रखने से चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित होगी। इस कारण भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आप इसमें किस पक्ष में से सहमत हैं, इसको आपको और क्यों है ये भी आपको लिखना है। भारत का लोकतंत्र अब अनगढ़ यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। मतलब अब हम इतने अवेयर हो चुके हैं, इतने शिक्षित हो चुके हैं कि हम समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को अपना सकते हैं। क्या यह कथन सही है, आप सहमत हैं? तो इसके पक्ष और विपक्ष में आपको उत्तर देना है। तो प्यारे बच्चों, यह अध्याय हमारा प्रश्नों सहित हम इसको परिपूर्ण करते हैं आज। और किसी प्रकार से आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगले अध्याय जो हमारा शुरू होगा वह होगा कार्यपालिका। अब अगले अध्याय को हम शुरू करें उससे पहले हम आपसे विदा लेते हैं और कुछ समय बाद फिर आपसे हम फिर चर्चा करेंगे कार्यपालिका के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।